तरलता अनुपात क्या है? तरलता अनुपात किसी भी संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करता है, यानी कि वह इस बात की जांच करता है कि संस्था अपने चालू दायित्व या अल्पकालीन दायित्वों को सही समय पर निर्धारित अवधि पर अपनी चालू संपत्तियों से उनका भुगतान कर पाएगी या नहीं। इनकी जांच करना ही तरलता की जांच कहलाता है और इसके अंतर्गत जो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं वे अनुपात होते हैं तरलता अनुपात। तरलता से आशय एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से है, यानी संस्था अपने चालू दायित्वों को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी जो निर्धारित सीमा है। तरलता अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी होती है। ऋण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो तरलता में अल्पकालीन ऋणों को चुकाने की क्षमता की जांच की जाती है। इन अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की स्थिति में होगी या नहीं होगी। इन अनुपातों के माध्यम से देखा जाता है कि जो अल्पकालीन संपत्तियां यानी कि जो चालू संपत्तियां हैं वो चालू दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने का समय इतना कम होता है कि उनके लिए धन की व्यवस्था केवल अल्पकालीन संपत्तियों से ही की जा सकती है, दीर्घकालीन या फिर गैर चालू संपत्तियों से नहीं की जा सकती। अब अल्पकालीन अनुपातों में या तरलता अनुपातों में मुख्यतः कौन से दो अनुपात निकाले जाते हैं? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात हैं, चालू अनुपात और तरल अनुपात, यानी कि करंट रेशो और लिक्विड रेशो। इन दोनों अनुपातों की गणना कर संस्था की तरलता स्थिति की जांच कर ली जाती है। तो आइए पहले अनुपात की बात करते हैं, चालू अनुपात। चालू अनुपात क्या है? चालू अनुपात वह अनुपात है जो संस्था की चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, यानी जो यह बताता है कि चालू दायित्वों की गुना में चालू संपत्तियां उससे कितनी गुना उपलब्ध हैं। चालू अनुपात एक संस्था की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात यानी कि वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है और इसका सूत्र है करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी चालू अनुपात चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अब यहां पर आप इस अनुपात के जो मूलभूत घटक देख रहे हैं वो देख रहे हैं चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्व, यानी कि चालू संपत्तियां और चालू दायित्व क्या होते इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चालू अनुपात के मुख्य घटक क्या हैं? चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्व। तो चालू संपत्तियां किन्हें कहते हैं और चालू दायित्व किन्हें कहते हैं? आप किसी दायित्व को देखकर कैसे पहचान करेंगे कि वो चालू दायित्व है या फिर गैर चालू दायित्व? इसी तरीके से किसी संपत्ति को देखकर आप कैसे पहचान करेंगे? तो इनकी परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो अधिकतम 12 माह के भीतर व्यापार संचालन क्रियाओं के दौरान रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर से सुने, ऐसी संपत्तियां जो व्यापार संचालन क्रिया के दौरान अधिकतम 12 माह के भीतर रोकड़ में परिवर्तित हो जाए वे सभी संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाती हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। इन सभी संपत्तियों को चालू संपत्तियां कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय की सामान्य दशा में सामान्य संचालन या फिर चिट्ठी की तिथि से 12 माह में नकद में परिवर्तित हो जाए, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, करंट इन्वेस्टमेंट है, ये सभी चालू संपत्तियों के उदाहरण है। जबकि चालू दायित्व क्या है? चालू दायित्व उन दायित्वों को कहा जाता है जिनका भुगतान आपको 12 माह के भीतर करना है, यानी इनके भुगतान की अधिकतम अवधि 12 माह है। उन दायित्वों से है जिनका भुगतान सामान्य संचालन चक्र की अवधि में या फिर चिट्ठी की तिथि से 12 माह में करना होगा, वे सभी कहलाएंगे चालू दायित्व। अब चालू संपत्ति और चालू दायित्वों की परिभाषा समझने के बाद कौन कौन सी मदें चालू संपत्तियों और चालू दायित्व में शामिल की जाती है उनकी बात करते हैं। तो चालू संपत्तियों में निम्न संपत्तियों को शामिल किया जाता है। आपने
वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और वित्तीय विवरण दोनों ही अध्यायों को पढ़ लिया है और दोनों ही अध्यायों में आपको एक कंपनी का तुलन पत्र बनाना सिखाया गया है। उसमें संपत्ति पक्ष की और द्वितीय जो हेड या शीर्षक लगाया जाता था वो लगाया जाता था करंट असेट्स, और उनकी सब हेडिंग्स में इन मदों को शामिल किया जाता था। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री या स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बीआर को शामिल किया जाता है, इन्वेंट्री एंड स्टॉक में तीनों तरह के स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक आदि मदों को शामिल किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक में रोकड़ आदि मदों को शामिल किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसमें शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने दिया है, कंपनी ने किसी को दिया है तो वो चीज़ें शामिल की जाएगी, एडवांसेस पेमेंट किसी को की है तो वो, और इन सब के अलावा बाकी जो मदें बची वो सभी अदर करंट असेट्स कैटेगरी की कहलाती हैं। तो करंट असेट्स में मुख्य तौर पर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री या स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और साथ ही साथ अदर करंट असेट्स को शामिल किया जाता है। ये मुख्य तौर पर आप ध्यान रखें। अगर मैं चालू दायित्वों की बात करूं तो चालू दायित्वों में किन्हें शामिल किया जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोविंग यानी ऐसी उधार जो आपने कम समय पे ली है, ट्रेड पेबल जिसमें मुख्यतः क्रेडिटर और बीपी को शामिल किया जाता है, अदर करंट लायबिलिटी और साथ ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी ऐसे प्रावधान जो 12 माह के भीतर ही जिनका निर्धारण हो जाएगा। ये सभी चालू दायित्व कहलाते हैं। तो चालू संपत्तियों और चालू दायित्व में किन किन मदों को शामिल किया जाता है इनकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इस अनुपात का क्या महत्व है। तो यह अनुपात यह बताता है कि संस्था के पास 1 रुपए के चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए कितनी चालू संपत्तियां उपलब्ध है। यानी 1 रुपए के यदि करंट लायबिलिटीज हैं तो उन्हें चुकाने के लिए आपके पास कितनी चालू संपत्तियां हैं। चालू अनुपात जितना ऊंचा होगा अल्पकालीन लेनदारों के कोषों की सुरक्षा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि यदि चालू दायित्व 1 रुपया है तो उसके अनुपात में इतने ज्यादा चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए चालू अनुपात 5:1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 रुपए के चालू दायित्व को चुकाने के लिए संस्था के पास 5 रुपए की चालू संपत्तियां पड़ी है। तो जितना ऊंचा होगा उतना अल्पकालीन दायित्वों को सुरक्षित माना जाता है। सामान्यतः 2:1 चालू अनुपात को आदर्श अनुपात माना जाता है। सामान्यतः इसकी माप 2:1 को आदर्श माप माना जाता है। यानी यदि किसी संस्था का चालू अनुपात 2:1 है तो इसका मतलब उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी मानी जाती है। उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है, वो अपने अल्पकालीन दायित्वों को समय से चुकाने के में काबिल है, ऐसा माना जाता है यदि किसी संस्था का चालू अनुपात 2:1 या फिर इससे ज्यादा हो। इन सभी बातों को समझने के बाद अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 1। निम्नलिखित जानकारी से चालू अनुपात का परिकलन कीजिए। सिर्फ आपसे करंट रेशो पूछा गया है। सूचनाएं क्या क्या दी गई है? रहतिया जिसे हम कहते हैं स्टॉक, ये करंट असेट्स है। व्यापारिक प्राप्य जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट असेट्स है। अग्रिम कर ये भी करंट असेट्स है क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आपने देखा है तो ये भी एक करंट असेट्स है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक ये भी करंट असेट्स है। व्यापारिक देय यानी कि ट्रेड पेबल इसे करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। और अल्पकालीन ऋण जिसमें बैंक अधिविकर्ष है 4000 रुपए, ये भी करंट लायबिलिटीज है। तो यहां पर अगर बात करूं तो ये जो 4 मदें रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक तक है ये करंट असेट्स है और ये दोनों मदें करंट लायबिलिटीज है। अब आपको इन दोनों मदों का अलग अलग योग लगाकर और फिर करंट रेशो की गणना करनी है। तो आइए किस तरह से आप सवाल को हल करेंगे इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, करंट रेशो का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है कि चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग देकर चालू अनुपात की गणना की जाती है, यानी कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इसका सूत्र होगा। करंट असेट्स में आपको क्या क्या लेना है बिल्कुल वो आपको बताना होगा। आपको इन्वेंट्री को लेना है, ट्रेड रिसीवेबल को लेना है, एडवांस टैक्स को लेना है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना है। तो ये करंट असेट्स का फॉर्मूला होगा जिसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री अगर देखें तो आपको दी गई है 50,000। ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपको दिए गए हैं 50,000। एडवांस टैक्स ये आपको दिया गया है 4000। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक ये आपको दिया गया है 30,000
और जब इन सभी का योग लगाते हैं तो ये योग आता है 1,34,000। इसका मतलब टोटल करंट असेट्स दी गई संस्था की 1,34,000 है। अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमें ट्रेड पेबल जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1,00,000 रुपये, और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी गई है वो दी गई है 4,000 रुपये। इसका मतलब जो करंट लायबिलिटीज़ की राशि होगी वो होगी 1,04,000 रुपये। चालू संपत्ति और चालू दायित्व की गणना कर चुके हैं, तो अब आते हैं हम फॉर्मूले पर। फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है जिसमें करंट असेट्स हमने कैलकुलेट की है 1,34,000, जबकि करंट लायबिलिटीज़ हमने ज्ञात की है 1,04,000। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये अनुपात लगभग आता है 1.29:1। इसका मतलब 1 रुपये के चालू दायित्वों को चुकाने के लिए संस्था के पास 1.29 रुपये की चालू संपत्तियां हैं। यदि आपको मैं इस अनुपात के आधार पर विश्लेषण करने को कहूं कि बताइए संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता कैसी है, तो बिल्कुल ये आदर्श अनुपात को पूरा नहीं करती है, क्योंकि आदर्श अनुपात है 2:1, यानी चालू अनुपात 2:1 से ऊंचा होना चाहिए या फिर 2:1 होना चाहिए, तब संस्था के अल्पकालीन शोधन क्षमता को अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह अनुपात आदर्श मात्रा को पूरा नहीं करता है। इसका मतलब संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी नहीं है, तरलता स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने अल्पकालीन दायित्वों को समय पर भुगतान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं चालू अनुपात की बात करूं तो चालू अनुपात केवल बात करता है परिमाण की। यदि किसी संस्था के पास चालू संपत्तियां बहुत अधिक मात्रा में हैं, चालू दायित्व कम मात्रा में है, तो हो सकता है उसका चालू अनुपात 2:1 से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, लेकिन फिर भी संस्था अपने दायित्वों को समय पर भुगतान ना कर पाए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य तौर पर कारण हो सकता है कि चालू संपत्तियों में जिन राशि में विनियोग किया गया है वे संपत्तियां सक्रिय संपत्तियां नहीं है, यानी ऐसी संपत्तियां हैं जो रोकड़ में फटाफट बदल नहीं सकती। जैसे अगर मैं बात करूं स्टॉक को रोकड़ में, वो एक चालू संपत्ति तो है लेकिन उसे तुरंत रोकड़ में नहीं बदला जा सकता। तो आइए जरा इसके बारे में बात करना चाहेंगे। चालू अनुपात एक संस्था की तरलता स्थिति का परिमाणात्मक सूचक है, न कि गुणात्मक। यह संपत्तियों के परिमाण के आधार पर परिकलित किया जाता है, यानी चालू संपत्तियों की मात्रा के आधार पर इसकी गणना की जाती है। संभव है कि एक संस्था के पास चालू दायित्वों की अपेक्षा परिमाण मात्रा रूप में बहुत अधिक चालू संपत्तियां हों, किंतु उनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो, यानी जिन्हें फटाफट से रोकड़ में नहीं बदला जा सकता हो। तो संस्था के पास दायित्व भुगतान के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि चालू अनुपात 2:1 से ज्यादा हो तो भी संस्था अपने दायित्वों का भुगतान ना कर पाए। ऐसा तब होगा जब संस्था ने अत्यधिक विनियोग निष्क्रिय संपत्ति या फिर स्टॉक में कर रखा है। अतः किसी व्यवसाय की तरलता स्थिति का ज्ञान करने के लिए अकेले इस अनुपात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर किस अनुपात की बात करेंगे? बिल्कुल तरलता अनुपातों में यदि आप मुख्य तौर पर देखेंगे तो आपको शुरू में ही बताया गया है कि इसमें 2 अनुपातों को शामिल किया गया है, एक चालू अनुपात और दूसरा तरल अनुपात, लिक्विड रेशो। तरल अनुपात अथवा त्वरित अनुपात जिसे कहा जाता है लिक्विड या क्विक रेशो। तरल अनुपात यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को तुरंत भुगतान कर सकती है या नहीं। यानी आज की तारीख में अगर आप लिक्विड रेशो की गणना कर रहे हैं तो आज की तारीख में संस्था अपने दायित्वों को भुगतान कर सकती है या नहीं कर सकती। इसे त्वरित अनुपात या फिर अम्ल परख अनुपात, इसे लिक्विड रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो, अम्ल परख अनुपात भी कहा जाता है। तरल अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों व चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। शब्द पर जरा ध्यान दें। अगर चालू अनुपात की परिभाषा की बात करूं तो चालू अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जबकि तरल अनुपात तरल संपत्तियों और साथ ही साथ चालू दायित्वों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। और इसका जो सूत्र है वो सूत्र है लिक्विड
रेशो बराबर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन यहां पर मुख्य तौर पर आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि सर तरल संपत्तियों से क्या मतलब है, लिक्विड एसेट से क्या मतलब है। हम चालू संपत्तियों का मतलब तो समझ गए। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो कि 12 माह के भीतर भीतर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन तरल संपत्तियां क्या है, तो तरल संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो तुरंत रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। और चालू संपत्तियां जो हैं वो तरल संपत्तियां भी हैं, सिर्फ कुछ चालू संपत्तियों को छोड़कर। अगर मैं बात करूं रहतिया यानी स्टॉक की, अगर मैं बात करूं पूर्वदत्त व्ययों की, तो ये दो मदें ऐसी हैं जिन्हें चालू संपत्ति तो माना जाता है लेकिन तरल संपत्ति नहीं माना जाता। एक तो स्टॉक को और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को, क्योंकि इन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। तरल संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से जिन्हें शीघ्र ही नकद अथवा नकद तुल्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः तरल संपत्तियों में स्कंद यानी स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम कर जो कि पूर्वदत्त व्यय का ही एक पार्ट है को छोड़कर शेष सभी चालू संपत्तियों को शामिल किया जाता है। यानी अगर मैं कहूं तो ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सभी कौन सी एसेट्स कहलाएंगी, लिक्विड एसेट्स कहलाएंगी। लेकिन स्टॉक यानी इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्हें करंट एसेट्स तो माना जाएगा लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं माना जाएगा। इन मदों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किन मदों को नहीं किया जा सकता, स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, अतः इन्हें छोड़ दिया जाता है। यदि प्रश्न में कुल चालू संपत्तियां दी गई हैं तो तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स की गणना इस सूत्र से की जाएगी। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में कुल चालू संपत्तियां यानी करंट एसेट्स दे रखे तो इसमें तो सभी मदे शामिल हैं, इसमें तो स्टॉक भी शामिल है, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शामिल है, इसमें एडवांस टैक्स भी शामिल है, तो इन तीनों को अलग हटाना होगा। तो लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला है वो होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या एडवांस पेमेंट कोई और हो, तो इन तीनों को आपको क्या करना है, लेस कर देना है। किस में से, करंट एसेट्स में से। क्यों लेस कर देना है, क्योंकि ये पहले से इसमें शामिल हैं। तरल संपत्तियों में निम्न संपत्तियों को शामिल किया जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो फिर किन्हें छोड़ा गया, आपके छोड़ा गया है किसे, आपके छोड़ा गया है स्टॉक को, आपको छोड़ा गया अदर करंट एसेट्स में जो शामिल है प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह उन्हें। महत्व, तरलता स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 1 अनुपात से अच्छा माना जाता है। यानी कि यदि लिक्विड रेशो 1:1 है तो इसका मतलब ये अनुपात अच्छा है, संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है। लेकिन यदि 1 से कम है तो फिर इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, ये संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता के लिए अच्छा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसकी गणना में उन्हीं संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो तरल संपत्तियां हैं। यह अनुपात 1:1 में आदर्श माना जाता है। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम है तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी नहीं मानी जाती है। उदाहरण 2, उदाहरण 1 में दी गई सूचना के आधार पर तरल अनुपात का परिकलन कीजिए। यानी उदाहरण 1 के डेटास को काम में लेते हुए आपको लिक्विड रेशो की गणना करनी है। उदाहरण 1 में जो डेटा दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। स्टॉक रहती आपको दिया गया है 50,000, व्यापारिक प्राप्य 50,000, अग्रिम कर 4,000, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक 30,000, जिनका आपने टोटल लगाया था। और ये चारों ही मदें क्या हैं, करंट एसेट्स हैं, जिनका टोटल 1,34,000 रुपए आप उदाहरण संख्या 1 में लगा चुके हैं। और अगर बात करें व्यापारिक देय और अल्पकालीन ऋण जो कि CL हैं यानी करंट लायबिलिटीज हैं, और इनका योग आप पहले ही लगा चुके हैं
4,000 रुपए। लेकिन उदाहरण संख्या 2 में बात की गई है लिक्विड रेशो की, और अगर लिक्विड रेशो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स वे संपत्तियां हैं जिन्हें तुरंत रोकड़ में बदला जा सकता है। सभी चालू संपत्तियां लिक्विड असेट्स होती हैं, लेकिन 2 संपत्तियां लिक्विड असेट्स नहीं होती, स्टॉक और एडवांस किए गए पेमेंट जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स आदि मदें। तो पहले हमें लिक्विड असेट्स की गणना करनी होगी। करंट लायबिलिटीज में तो 2 मदें हैं जिनका योग 1,04,000 है, तो यहां करंट असेट्स 1,34,000 आप पहले ही निकाल चुके थे, इन्वेंट्री 50,000 और एडवांस टैक्स जिसकी राशि 4,000 रुपए है। तो जब आप इन दोनों को 1,34,000 में से घटाते हैं तो आपकी लिक्विड असेट्स का मूल्य आता है 80,000। ये तो जिस तरीके से आपके पाठ्य पुस्तक में फॉर्मूला दिया गया है उसके आधार पर समझाया है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रश्नों में आप लिक्विड असेट्स की गणना साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। आपको स्टॉक और एडवांस टैक्स को घटाने की जरूरत नहीं है, आप लीजिए उन्हीं मदों को जो लिक्विड असेट्स है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो स्टॉक एक लिक्विड असेट्स नहीं है, अग्रिम कर एक लिक्विड असेट्स नहीं है, लेकिन व्यापारिक प्राप्य और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिक्विड असेट्स है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो इनका योग 80,000 रुपए आता है। तो आप ये भी कह सकते हैं लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दी गई सूचना के अनुसार भी आप सूत्र बना सकते हैं, दोनों तरीके से ही सही होगा। अब बात करें अगर करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में जो ट्रेड पेएबल है वो 1,00,000 है और जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग है वो 4,000 रुपए है। तो आपकी करंट लायबिलिटीज का योग आता है 1,04,000, लिक्विड असेट्स 80,000 और करंट लायबिलिटीज 1,04,000। जब आप इसे हल करते हैं तो लगभग उत्तर आता है 0.77:1, यानी आपका तरल अनुपात है 0.77:1। इसका आशय अगर देखा जाए तो यह अनुपात आदर्श में आपको पूरा नहीं करता है। इसका मतलब संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी नहीं है। उदाहरण संख्या 3, निम्नलिखित सूचना से तरल अनुपात की गणना आपको करनी है। लिक्विड रेशो आपको निकालना है जिसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां अगर बात की जाए तो चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज आपको तैयार करके दी गई हैं 50,000, साथ ही साथ आपको करंट असेट्स दी गई हैं 80,000। करंट असेट्स का मतलब सभी करंट असेट्स हैं 80,000। स्टॉक आपको दिया गया है 20,000, एडवांस टैक्स आपको दिया गया है 5,000 और पूर्वदत्त व्यय आपको दिए गए हैं 5,000। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों ही संपत्तियां ऑलरेडी इस 80,000 में शामिल है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, चालू परिसंपत्तियां करंट असेट्स, और करंट असेट्स में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स शामिल होते हैं, जबकि लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं होते हैं। हमें यहां पर लिक्विड असेट्स यानी तरल संपत्तियों की गणना करनी है, तो कैसे करनी होगी, करंट असेट्स में से इन तीनों मदों को जो कि इस करंट असेट्स में शामिल है उन्हें घटा दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले लिक्विड रेशो के फॉर्मूले की बात करेंगे। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स में आपको करंट लायबिलिटीज का भाग देना है। करंट लायबिलिटीज तो यहां पर आपको दी गई हैं 50,000 रुपए, लेकिन लिक्विड असेट्स को आपको कैलकुलेट करना होगा, और कैसे करना होगा, फॉर्मूला आपके सामने है। करंट असेट्स में जो 3 चीजें इंक्लूड हैं उन्हें आपको घटाना होगा। तो यहां पर जो करंट असेट्स आपको दी गई हैं स्टूडेंट्स, वो दी गई हैं 80,000, जबकि इन्वेंट्री आपको दी गई हैं 20,000, साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 5,000 और एडवांस टैक्स भी आपको दिया गया है 5,000। 80,000 में से जब 30,000 रुपये आप घटाते हैं तो आपकी लिक्विड असेट्स की वैल्यू आती है 50,000 और करंट लायबिलिटीज आपको पहले से ही 50,000 उपलब्ध कराए गए हैं। तो फार्मूले में आप वैल्यू जब रखते हैं लिक्विड असेट्स 50,000 और करंट लायबिलिटीज भी 50,000, तो आपका अनुपात निकल कर आता है 1:1। यह अनुपात आदर्श मात्रा को पूरा करता है। इसका मतलब संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता यहां पर अच्छी मानी जाएगी। अब बात करते हैं अगले उदाहरण संख्या 4 की।
एक्स लिमिटेड का चालू अनुपात 3.5:1 है। करंट रेशियो आपको दिया गया है और कितना दिया गया है, 3.5:1। इसका मतलब यदि करंट लायबिलिटीज 1 रुपया है तो करंट असेट्स 3.5 है। अनुपात आपको दिया गया है, तरल अनुपात 2:1 दिया गया है, लिक्विड रेशियो दिया गया है 2:1। यदि तरल परिसंपत्ति पर चालू परिसंपत्ति का आधिक्य 24,000 रुपए हो जो रहतिये को दर्शाता है, यानी कि चालू परिसंपत्ति, तरल परिसंपत्ति पर चालू परिसंपत्ति का आधिक्य, आप सभी जानते हैं कि लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स में 3 चीजों का डिफरेंस होता है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। ये मदें लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं होती हैं जबकि करंट असेट्स में शामिल होती है। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो करंट असेट्स है वो लिक्विड असेट्स से 24,000 रुपए ज्यादा है और वो जो 24,000 है वो स्टॉक के कारण है। केवल स्टॉक यहां अवेलेबल है 24,000 रुपए। चालू परिसंपत्तियां और साथ ही साथ चालू दायित्वों का परिकलन कीजिए। विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है क्योंकि यहां पर प्रश्न में अनुपात दिए गए हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर आपको प्रश्न की सूचनाएं निकालनी होंगी। आपको यहां पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की गणना करनी होगी। ऐसे सिचुएशन में एक ही बात आप ध्यान रखें कि जो चीज आपको अमाउंट में दी गई है, जो चीज आपको राशि में दी गई है, उससे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर हमें स्टॉक दिया गया है 24,000 रुपए। इस स्टॉक को आपको अनुपात में निकालना होगा। अब आप बोलेंगे सर अनुपात से क्या मतलब है? जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं कि चालू दायित्व 1, क्योंकि आप देख सकते हैं चालू दायित्व दोनों ही कंडीशन में 1 रुपए के बराबर है। अगर मैं बोलूं चालू संपत्तियां तो चालू संपत्तियां 3.5 रुपए के बराबर है। अगर मैं बोलूं तरल संपत्तियां तो तरल संपत्तियां 2 रुपए के बराबर है, क्योंकि यहां पर रेशो इसी तरीके से दिए गए। इसी तरीके से आपको स्टॉक भी अनुपात में निकालना होगा। तो आप सभी अब इतना तो समझ चुके होंगे कि यहां पर जो स्टॉक है वो कैसे है, करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को घटाने के बाद है, क्योंकि यहां पर यही कहा गया है कि चालू संपत्तियां जितनी भी ज्यादा हैं वो स्टॉक के कारण है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन कुछ आप इस तरीके से करेंगे। करंट रेशियो आपको दिया गया है 3.5:1, लिक्विड रेशियो आपको दिया गया है 2:1। रेशो की अगर मैं बात करूं तो चालू संपत्तियां जो है वो 3.5 के बराबर है और जो लिक्विड असेट्स है वो 2 के बराबर है। तो स्टॉक जो है वो 1.5 के बराबर होगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर स्टॉक का अनुपात आप क्यों निकाल रहे हैं? तो स्टॉक का अनुपात मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि हमें अमाउंट में स्टॉक ही दिया गया है और जो चीज अमाउंट में दी गई है उसी का आपको अनुपात या रेशो निकालना होगा, क्योंकि प्रश्न को उसी से सॉल्व किया जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि करंट असेट्स 3.5 माइनस लिक्विड असेट्स 2 है तो स्टॉक 1.5 है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 3.5 करंट असेट्स आपको दी गई है, 2 लिक्विड असेट्स भी आपको दी गई है। रेशो में मैंने स्टॉक को भी अनुपात में निकाल लिया है। यहां पर यदि मैं स्टॉक को इस प्रश्न की सूचनाओं के अनुसार रेशो में व्यक्त करूं तो वो 1.5 है। अब आप किस तरीके से करंट असेट्स निकाल सकते हैं वो देखिएगा। स्टॉक 24,000 आपको दिया गया है और करंट असेट्स जो है वो 3.5 के बराबर है, जबकि स्टॉक जो है वो 1.5 के बराबर है जैसा प्रश्न में दिया गया है। भाई 1 ये भी स्टॉक है और यहां पर भी आपको स्टॉक ही रखना है और ऊपर वो रखना है जिस संख्या की आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां पर आपको करंट असेट्स निकालनी है। पॉइंट से पॉइंट काटने के बाद जब आप इसको हल कर कर गुणा करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 56,000 रुपए। देख सकते हैं आप, 24,000 में आपको भाग देना होगा 15 का और फिर उससे गुणा करना होगा 35 से। सोलह सौ को आप 35 से जब गुणा करते हैं बिल्कुल 56,000 रुपए इसकी गणना आती है।
तो यहाँ पर जो करंट असेट्स की राशि होगी वो 56,000 रुपये होगी। इसी तरीके से आप करंट लाइबिलिटीज़ की गणना भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? 24,000 गुणा 1/1.5, बस यही बदलता रहेगा। अब यहाँ पर 1 क्यों रखा गया है? जब हम करंट असेट्स निकाल रहे थे तो हमने करंट असेट्स को ऊपर रखा, जब हम करंट लाइबिलिटीज़ निकाल रहे हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ को ऊपर रखेंगे, और करंट लाइबिलिटीज़ प्रश्न में दी गई सूचना के अनुसार अनुपात के रूप में 1 के इक्वल है। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये राशि आती है 16,000 रुपये। इसी तरीके से आप लिक्विड असेट्स भी निकाल सकते हैं। लिक्विड असेट्स की बात करूं तो 24,000 गुणा 2/1.5। ऐसा क्यों किया गया है? 24,000 में 2 से गुणा क्यों किया गया? क्योंकि लिक्विड असेट्स 2 के बराबर है। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये राशि लगभग आती है आपके 32,000 रुपये। ऐसे प्रश्नों को हल करने के बाद आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रश्न में आपको उत्तर दिया गया है। आपको लिक्विड असेट्स रेशो जो दिया गया है, लिक्विड रेशो दिया गया है वो 2:1 दिया गया है, जबकि आपको जो करंट रेशो दिया गया है वो 3.5:1 दिया गया है। लेकिन प्रश्न में ना तो आपके पास चालू संपत्तियां हैं, ना चालू दायित्व है, ना लिक्विड असेट्स है। लेकिन अब आपने कैलकुलेशन से उन सभी को मालूम कर लिया है। अब आप वापस से करंट रेशो निकाल कर देखें, वो 3.5:1 आना चाहिए। लिक्विड रेशो निकाल कर देखें, वो 2:1 आना चाहिए। तो दिए गए डेटास के अनुसार अगर हम निकालते हैं तो करंट असेट्स हमने कैलकुलेट की है 56,000, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट की है 16,000। और जब आप इसमें भाग देते हैं तो बिल्कुल ये 3.5:1 आता है। क्विक असेट्स हमने 32,000 मालूम की है और करंट लाइबिलिटीज़ हमने 16,000 मालूम की है। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये 2:1 आता है। ये आप अपने प्रश्न को वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 4 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 5 की। निम्नलिखित सूचना से चालू अनुपात की गणना कीजिए। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो, और करंट रेशो के लिए मुख्य तौर पर हमें चाहिए होती है करंट असेट्स और साथ ही साथ चाहिए होती है करंट लायबिलिटीज। तो यहां अगर बात की जाए तो कुल परिसंपत्तियां, टोटल असेट्स आपको दी गई हैं 3 लाख रुपए, गैर चालू दायित्व यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी गई है 80,000 रुपए, शेयर होल्डर फंड आपको दिया गया है 2 लाख रुपए, गैर चालू परिसंपत्तियों में आपको स्थिर परिसंपत्तियां 1,60,000 और गैर चालू निवेश 1 लाख। प्रश्न को देखकर हमें जो चीजें चाहिए वो तो उपलब्ध ही नहीं है। ना तो हमारे पास करंट असेट्स अवेलेबल है और ना ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आप सभी चिट्ठी को बनाना सीख चुके हैं। वित्तीय विवरणों में आपने देखा है कि लायबिलिटी साइड में मुख्यतः 3 हेडिंग्स लगाते हैं। सबसे मेन 3 हेडिंग, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी करंट लायबिलिटी। और असेट साइड में मुख्यतः आप 2 हेडिंग लगाते हैं, एक लगाते हैं नॉन करंट असेट्स और एक लगाते हैं करंट असेट्स। साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि इस चिट्ठे के दायित्व पक्ष का, समता एवं दायित्व पक्ष का और साथ ही साथ संपत्ति पक्ष का योग समान होता है। यहां पर हमें कुल परिसंपत्तियां दी गई है 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब समता एवं दायित्व पक्ष का योग भी 3 लाख रुपए होगा। अब समता एवं दायित्व पक्ष में 3 हेडिंग्स मुख्यतः होती हैं। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरी करंट लायबिलिटी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको शेयर होल्डर फंड दिया गया है 2 लाख और साथ ही साथ नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी गई है 80,000। तो इन दोनों को और साथ ही साथ करंट लायबिलिटीज को मिलाकर इनका योग 3 लाख होना चाहिए, क्योंकि कुल संपत्तियां 3 लाख है तो कुल दायित्व भी 3 लाख होंगे। तो यदि मैं 3 लाख के योग में से इन दोनों को घटा दूं, यानी मैं कहूं टोटल असेट्स, चाहे टोटल असेट्स कह दीजिए चाहे टोटल लायबिलिटीज कह दीजिए, योग इक्वल होता है। यदि मैं कहूं टोटल असेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तो बचेगा जो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर इक्विटी, टोटल असेट्स किसके बराबर होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज किससे मिलकर बनती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो यहां इसको इस तरीके से हल कर लेते हैं। टोटल असेट्स या इक्विटी एंड लायबिलिटीज का योग हमें 3 लाख दिया गया है, शेयर होल्डर फंड हमें 2 लाख रुपए दिया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी हमें 80,000 दिया गया है, जबकि CL हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
तो इसको CL ही लिखेंगे। पक्षांतरण कर कर जब आप इसका हल करते हैं तो ये आता है आपके CL माइनस का कर दीजिए, साथ ही साथ 280 माइनस का 3 लाख, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है CL बराबर 20,000। माइनस से माइनस काटने के बाद करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू 20,000 होगी। अगर इसी तरीके से हम संपत्तियों की बात करें तो असेट्स 2 असेट्स से मिलकर बनती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। प्रश्न के आंकड़ों को अगर आप देखें तो आपको नॉन करंट असेट्स दी गई हैं, कितनी दी गई हैं? आपको नॉन करंट असेट्स दी गई हैं 2,60,000 रुपये, क्योंकि ये दोनों ही नॉन करंट असेट्स है। तो आइए करंट असेट्स की गणना किस तरीके से करेंगे। टोटल असेट्स जो कि हमें प्रश्न में दी गई हैं कितनी, 3 लाख रुपए, नॉन करंट असेट्स 2,60,000 रुपए, करंट असेट्स हमें नहीं दी गई हैं तो इन्हें हम CA ही लिखेंगे। पक्षांतरण करते हैं, CA बराबर माइनस का कर दीजिए और 260 माइनस के 3 लाख कर दीजिए, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। यानी करंट असेट्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 40,000 और करंट लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू होगी वो होगी 20,000। ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे क्योंकि वित्तीय विवरणों में आपने इन्हें बनाना देखा है और साथ ही साथ सीखा है। तो आइए अब फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। करंट असेट्स जो हमें मालूम की है हमने 40,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज़ जो हमने मालूम की है 20,000 रुपये, तो अनुपात होगा 2:1। इसी के साथ उदाहरण संख्या 5 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 6 की। चालू अनुपात 2:1 है, यानी चालू अनुपात निकाल चुके हैं और वो कितना है, 2:1 है। तर्क सहित व्याख्या करें कि कौन कौन से लेन देन चालू अनुपात में वृद्धि करेंगे, कमी करेंगे अथवा परिवर्तन नहीं करेंगे। ये व्यवहार आपको दिए हुए हैं 5, और आपको ये बताना है कि इन व्यवहारों को करने से चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में क्या वृद्धि कमी होगी और चालू अनुपात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चालू अनुपात तभी प्रभावित होगा जब चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें केवल अनुपात दिया गया है। तो काल्पनिक तौर पर आपको चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के मूल्य मान लेने चाहिए, लेकिन उस मूल्य को मानने के लिए ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि वो इस बात को सत्यापित करते हों। जैसे यहाँ पर चालू अनुपात दिया गया है 2:1, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चालू संपत्तियों की राशि 50,000 रुपए और चालू दायित्वों की राशि 25,000 रुपए, क्योंकि जब आप 50,000 में 25,000 का भाग देंगे तो आपका जो चालू अनुपात निकल कर आएगा वो 2:1 होगा। ऐसी कोई सी भी राशि आप मान सकते हैं, जैसे कि 1,50,000 और 50,000 रुपए, या फिर आप मान सकते हैं, मान लीजिए 1,25,000 और 62,500 रुपए, कोई सी भी राशि मान सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरह का रिलेशन प्रतीत होना चाहिए। अब ऐसा मानने के बाद, जैसे कि दिया गया है चालू अनुपात 2:1 है, यदि यह मान लें कि चालू परिसंपत्ति 50,000 की और चालू दायित्व 25,000 के हैं, तो इस तरह से चालू अनुपात 2:1 है। ऐसा मानकर करने से आपके लिए प्रश्न को समझना आसान हो जाएगा। अब हम चालू अनुपात का दिए गए लेन देन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। एक एक व्यवहार को हम समझते हैं। पहले है चालू दायित्व का भुगतान। मान लीजिए आपने किसी चालू दायित्व का भुगतान कर दिया, इसकी राशि की आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चालू दायित्व का भुगतान आपने किया है 10,000 रुपये के लेनदारों का। अगर 10,000 रुपये के लेनदारों का आप भुगतान करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारी जो CA है स्टूडेंट्स, करंट असेट्स है, वो है 50,000, जबकि CL हमने मानी है 25,000। जब हम 10,000 रुपये का लेनदारों को भुगतान करेंगे तो CL जो होगी वो 10,000 से कम हो जाएगी, यानी CL बचेगी 15,000, लेकिन साथ ही साथ 10,000 रुपये से रोकड़ यानी कैश भी कम होगा। तो जो करंट असेट्स बचेंगी वो बचेंगी 40,000। इसके आधार पर नया अनुपात आपको निकालना होगा, और नया अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा वो देखिए। माना कि 10,000 रुपये के लेनदारों को चेक द्वारा चुकाया गया, यह चालू परिसंपत्ति को घटाकर कितनी कर देंगे, 40,000 कर देंगे, क्योंकि चेक द्वारा अगर आप चुकाएंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कम होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस भी उसी का भाग है।
और चालू दायित्व 15,000 रुपए के हैं। तो अब चालू संपत्तियां तो कितने की हो गई, 40,000 की, और चालू दायित्व कितने के हो गए, 15,000 के। तो अनुपात जो निकल कर आएगा वो नया अनुपात आएगा 2.67:1। यानी कि यदि आप किसी चालू दायित्व का भुगतान करते हैं तो इससे आपके चालू अनुपात की मात्रा में वृद्धि होगी। यह आपको बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि यदि माल का आप उधार क्रय करें, यदि आप माल का उधार क्रय करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा है, तो यदि 10,000 का माल उधार खरीदेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो आप इस तरीके से समझें। मान लीजिए CA 50,000 और CL 25,000 जैसा कि हमने एज्यूम किया है। अब 10,000 का माल उधार खरीदने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10,000 से स्टॉक में वृद्धि होगी, यानी करंट असेट्स हो जाएंगे 60,000, जबकि करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर 10,000 से बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी 35,000। यह मानकर चालू संपत्तियों को बढ़ाकर 60,000 रुपए कर देंगे, बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा। और चालू दायित्व 35,000 रुपए के हो जाएंगे क्योंकि 10,000 रुपए से लेनदार बढ़ जाएंगे। अब नया अनुपात 1.7:1 होगा क्योंकि 60,000 में आप 35,000 रुपए का भाग देंगे, तो इससे चालू अनुपात में क्या होगी, कमी होगी। तो इस तरीके से आपको विश्लेषण कर कर देखना होगा, अनुपात निकाल कर देखना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि चालू अनुपात में वास्तव में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगला बिंदु, तीसरा बिंदु है, एक कंप्यूटर की बिक्री केवल 3,000 रुपए, पुस्तक मूल्य 4,000 रुपए में हुई। इसका मतलब आपने एक पुराना कंप्यूटर उठाकर बेचा है जिसका पुस्तक मूल्य आपके बुक्स में 4,000 रुपए है, लेकिन आपने उसे 3,000 में बेच दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो CA 50,000 और CL जो कि है 25,000, तो 3,000 रुपए में कंप्यूटर बेचने पर स्थायी संपत्तियों में 4,000 की कमी होगी, लेकिन स्थायी संपत्तियों में कमी का चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ 3,000 रुपए में कंप्यूटर बेचा है तो 3,000 रुपए से रोकड़ में वृद्धि भी होगी। और जब आप ये देखेंगे तो आपकी करंट असेट्स हो जाएंगी 53,000, जबकि करंट लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट लायबिलिटी का ये व्यवहार करंट लायबिलिटीज को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो अब जो करंट असेट्स है वो होगी 53,000 रुपए, जबकि करंट लायबिलिटीज जो हैं वो होंगी 25,000 रुपए। एक कंप्यूटर स्थिर परिसंपत्ति की बिक्री के कारण चालू परिसंपत्ति बढ़कर 53,000 रुपए होगी। क्यों होगी, चालू परिसंपत्ति क्यों होगी, स्थिर परिसंपत्ति के कारण नहीं, लेकिन उसे नकद में बेचा है तो इस कारण कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इसके कारण आपकी चालू परिसंपत्तियां 3,000 रुपए से बढ़ जाएंगी। जबकि चालू दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नया अनुपात 53,000 बटा 25,000 करने पर 2.12:1 होगा, तो इससे भी अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है, माल की बिक्री 11,000 रुपए में जबकि लागत 10,000 रुपए में। इसका मतलब आपने 10,000 रुपए के माल को 11,000 रुपए में बेचा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात करते हैं। CA यहां पर आपको 50,000 पहले से माननी है, CL वो ही 25,000 माननी है। अब आपने 10,000 रुपए का माल उठाकर 11,000 में बेचा, चाहे नकद बेचा चाहे उधार बेचा, क्या फर्क पड़ेगा, 10,000 रुपए से स्टॉक कम होगा, लेकिन 11,000 रुपए से या तो देनदार बढ़ेंगे या फिर नकद बढ़ेगा। तो जो संपत्तियों का मूल्य है वो 51,000 रुपए होगा, जबकि CL पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब जो चालू परिसंपत्तियां हैं वो होंगी 51,000, जबकि जो चालू दायित्व हैं वो रहेंगे 25,000। यह लेन देन स्टॉक को 10,000 रुपए से घटाएगा और रोकड़ को 11,000 रुपए की बढ़त होगी। ये माना गया कि नकद बेचा है, और अगर उधार भी बेचा जाए तो 11,000 के देनदारों में बढ़त होगी। इस तरह से चालू परिसंपत्तियों में 1,000 रुपए की वृद्धि होगी, जबकि चालू दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से नया अनुपात 2.04:1 होगा, क्योंकि 51,000 में भाग दिया जाएगा 25,000 रुपए का, अतः इसमें वृद्धि हुई है। और अगला लास्ट एंड फाइनल बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है दावा रहित लाभांश का भुगतान, यानी ऐसा लाभांश जो अंशधारियों ने अभी तक दावा नहीं किया था। यदि कंपनी द्वारा
अदावाकृत लाभांश का भुगतान किया जाएगा तो इससे वर्तमान चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आप इस तरीके से समझें। हमने जैसा माना था कि 50,000 हमारी करंट असेट्स है और 25,000 हमारी करंट लायबिलिटी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदावाकृत लाभांश कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होता है, तो जब कंपनी 5,000 रुपए का अदावाकृत लाभांश चुकाएगी, हम 5,000 यहां राशि की कल्पना कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि इसका चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5,000 रुपए का अदावाकृत लाभांश अगर कंपनी चुका दे तो 5,000 रुपए से करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज की राशि रह जाएगी 20,000। साथ ही साथ करंट असेट्स भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आप 5,000 रुपए जो लाभांश चुकाएंगे उससे रोकड़ में कमी होगी, और अगर रोकड़ में कमी होगी तो करंट असेट्स में भी कमी होगी। तो अब नया चालू अनुपात किस तरीके से निकालेंगे? 45,000 बटा 20,000। ये जो चालू अनुपात है इसे हल करने पर अनुपात आता है 2.25:1। इसी के अगर आप देखें तो जो अनुपात है वो 2:1 से कितना हो गया? 2.25:1। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ऐसा करने पर, अदावाकृत लाभांश का भुगतान करने पर वर्तमान चालू अनुपात में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी के साथ शोधन क्षमता अनुपात समाप्त होते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे क्रियाशीलता अनुपातों की। तब तक के लिए धन्यवाद।